नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप सभी दंगल के दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। शाम के 5 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम दंगल। आज का दंगल दिल्ली में शराब घोटाले पर हो रही सियासत और जांच पर है। आज होली का दिन है, लेकिन सियासी टकराव राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ती जा रही है। शराब घोटाले के आरोप में जेल गए मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर बड़े सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि तिहाड़ जेल में सिसोदिया की हत्या हो सकती है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि अदालत ने सिसोदिया को विपश्यना सेल में रखने का आदेश दिया था, लेकिन उन्हें जेल नंबर 1 में रखा गया है, जहां पर खतरनाक कैदी बंद है और वो जरा सा इशारे पर भी सिसोदिया की कभी भी हत्या कर सकते हैं। शराब घोटाले की जांच से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी ने कल यानी 9 मार्च को ही के कविता को पूछताछ के लिए बुला लिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शराब घोटाले में के कविता के समन से केसीआर के मिशन दिल्ली 2024 को झटका लगेगा? क्या केंद्र सरकार पर सिसोदिया की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाना सही है? क्या केजरीवाल का साथ दे रहे दूसरे राजनीतिक दलों तक भी जांच की आंच पहुंचेगी? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के शराब घोटाले पर जांच और सियासत की 2 खबरें आई। एक तरफ प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता को पूछताछ के लिए बुला लिया, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर सिसोदिया की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। आज ये चिंता भी है कि क्या केंद्र सरकार अब राजनीतिक हत्याएं भी करवाएगी। हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार इसका जवाब दे। हम इसके बारे में जानना चाहेंगे और हम उनकी घोर जो है इस कदम की निंदा करते हैं। देखिए, वो लोग हैं जो झूठ बोलने में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, गुमराह करने में नंबर 1 है, और ये अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी नंबर 1 भ्रष्टाचार में है। और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ने की बात करते हैं, आज भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा डूबे हुए पाए जाते हैं। आपका आरोप है कि मनीष सिसोदिया को जानबूझकर तिहाड़ की जेल नंबर 1 में रखा गया है, जहां खतरनाक कैदी बंद है, जबकि अदालत ने अपने आदेश की आखिरी लाइन में लिखा था कि सिसोदिया को जेल की विपश्यना सेल में रखा जाए। आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है कि अदालत के आदेश के बावजूद सिसोदिया को जानबूझकर जेल नंबर 1 में रखा गया है। कोर्ट का आदेश है कि उनको विपश्यना सेल में रखा जाए, जहां वो ध्यान कर सकें, ईश्वर की आराधना कर सकें। आपने उनको पहली बार के जेल में जो जाता है, उसको आपने ऐसे खूंखार अपराधियों के बीच में रखा है जहां उनकी हत्या भी हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की मंशा क्या है, क्योंकि तिहाड़ जेल में तो कैदियों की हत्या भी हो चुकी है। आप क्या मनीष सिसोदिया को भारतीय जनता पार्टी की सरकार मरवाना चाहती है? ये किस तरह का आरोप है? ये आपकी मानसिकता दिखाता है कि आप किस तरह की सोच रखते हैं। हमारे डिफरेंस ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की बातें सोचना तो आप लोग भी सोच सकते हो, हम नहीं सोच सकते। दिल्ली के शराब घोटाले की जांच अब दक्षिण भारत तक पहुंच चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी से पहली बार किसी दूसरे राजनीतिक दल के नेता को पूछताछ के लिए समन भेजा। तेलंगाना के होली का दिन है और इस खास मौके के लिए कुछ लाइनें बनी हैं कि दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में जिस तरह की तलवारें तनी हुई हैं, एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। रंगों के इस त्योहार के दिन भी इस तरह के आरोपों पर जवाब देने के लिए कई ऐसे सवाल हैं जिस पर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं। संजीव झा जी, आप एमएलए हैं और स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव बब्बर जी, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली बीजेपी के, हमारे साथ मौजूद हैं। अजय उपाध्याय जी, आप स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृषांक माने जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन है टीआरएस के। अरविंद वाजपेयी जी हमारे साथ एलजेपी के प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए सबसे पहले राजीव बब्बर जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया जा रहा है कि कोर्ट का जो आदेश था उसको धदा बताते हुए खूंखार कैदियों के बीच में रख दिया गया है मनीष सिसोदिया को। और क्या राजनीतिक हत्या कराना चाहती है बीजेपी? क्या है इस पर जवाब आपका? सबसे पहले तो आपको और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और हमारे जितने भी साथी यहाँ प्रवक्ता है उनको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तक के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मुझे बहुत दुख हो रहा है इसका उत्तर देते हुए भी, क्योंकि ये एक ऐसा काम आम आदमी पार्टी कर रही है जो सिर्फ डाइवर्जन करने के लिए, कुछ ना कुछ कंफ्यूज करने के लिए। देखिए, जेल का एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? जेल का एडमिनिस्ट्रेशन, जेल का आज मालिक कौन है? जेल का एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सरकार के पास है। तो दिल्ली सरकार जिस एडमिनिस्ट्रेशन को चला रही है, वहीं पर केंद्र सरकार पर इल्जाम लगा रही है कि हम उनका मर्डर करा देंगे। तो ये कैसा मजाक है? सिर्फ इसलिए कि लोगों को गुमराह किया जाए, लाइमलाइट दी जाए और सही जो प्रश्न है उनके उत्तर से बचा जाए, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपने देखा, आपके टीवी चैनल से दिखाया, जेल मंत्री कौन थे अभी तक? सत्येंद्र जैन थे। लोगों ने कहा कि वो अपना मंत्रालय भी अंदर से चला रहे थे। आज आप जेल मंत्री हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास, और यदि देश के अंदर कोई कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना करता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उसको बंद कराइए, उस एप्लीकेशन को लेके कोर्ट में जाइए। ये जो नाटक है, इस नाटक को बंद कर दीजिए। बात बहुत स्पष्ट है, आपने भ्रष्टाचार किया है, आपके ऊपर आरोप है, धारा 477 लगी है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगा है, 120B लगा है, आपने सिम कार्ड डिस्ट्रॉय किए हैं, मनी ट्रेल दिख रहा है, ये आरोप है। मैं नहीं कह रहा साबित हो चुके हैं, लेकिन आप आरोपों का उत्तर दीजिए और आगे बढ़िए। संजीव झा जी, सीधे आपके पास आते हुए, बीजेपी कह रही है नौटंकी करने में आम आदमी पार्टी नंबर 1 है। अनुराग ठाकुर की ओर से यह बयान सामने आया है, और दिल्ली सरकार के अधीन जो जेल हो उसके भीतर को लेकर बीजेपी पर इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? जो सवाल वो पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए उस पर। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आज ये पूरे देश को जानना भी जरूरी है। इसमें दो बातें हैं। पहले जो बब्बर जी ने कहा, पहले तो मैं इनको भी होली की शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको होली की शुभकामनाएं देता हूं, पूरे देशवासियों को भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन जो बब्बर जी ने कहा कि आज सरकार हमारी है, लेकिन देखिए एलजी के पास सर्विसेज हैं और अधिकारियों को डरा धमकाकर उसको दुरुपयोग करते हैं, ये एक केसेज है। दूसरा, जो तिहाड़ जेल का डीजी होता है वो दिल्ली पुलिस होता है और एक आईपीएस ऑफिसर होता है, और दिल्ली पुलिस किसके पास है सबको पता है। एक बात समझिए कि दिल्ली के कल सेशन कोर्ट ने ये कहा था, मनीष जी ने ये कहा था कि हमें विपश्यना सेल में भेजें ताकि हम अपना ध्यान लगा पाए, ध्यान कर पाए। लेकिन विपश्यना जेल में भेजने के सिवाय जेल नंबर 1 में भेज दिया गया, जहां खूंखार कैदी रखते हैं, जहां एक से एक इशारे पर कोई किसी को मर्डर कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, दुश्मनी एक जगह है, आप पॉलिटिकल बदला लेना चाहते हो लो, लेकिन इसका मतलब आप इस नीचता तक गिर जाओगे, ये हमने कभी नहीं सोचा था। तो ये पूरा जो आप ताना बाना देखेंगे, पूरा ताना बाना में कहीं आपको किसी तरह की भ्रष्टाचार की जांच नहीं है, किसी तरह के भ्रष्टाचार तक पहुंचने की कोशिश नहीं है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार की जांच करना होता, भ्रष्टाचार की के तह तक पहुंचना होता, तो एक तरफ तो अरबों रुपया लेकर के अदानी अब लोगों का नुकसान पहुंचा दिया, एक मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, 32 व्यापारी भाग गए, कहीं नहीं कोई भ्रष्टाचार के तह तक पहुंच रहा है। आज देखिए, एक साल में 8000 से ज्यादा अरबपति देश छोड़कर चले गए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देश में जो माहौल बना रही है, ये माहौल इस देश के जनतंत्र के लिए ठीक नहीं है, इस देश की व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। जब कोर्ट की ओर से विपश्यना सेल में रखने का आदेश था, तो फिर उनको जेल नंबर 1 में शिफ्ट क्यों किया गया? ये सवाल तो पलटकर पूछा जाएगा ना आप लोगों से। यही तो मैं कह रहा हूँ, जेल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा उत्तर दिया संजीव भाई ने, बिल्कुल ठीक कहा, और संजीव भाई ने कोई गलत नहीं बोला। वहां पे डीजी जो होता है वो आईपीएस होता है, पुलिस को होता है, बिल्कुल ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है, किसने ऑर्डर इंप्लीमेंट करना है? और संजीव भाई, काय को अभी रात को कोर्ट खुलवा के जाइए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालिए ना, काय को ये नाटक कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, जेल मंत्री आप हैं, आप क्यों अपनी जिम्मेवारी? और सुनिए, जिस जेल के मंत्री आप हैं, आपकी पार्टी है, उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन आप नहीं अगर चला पा रहे हैं, तो आप दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ गुमराह करना है। सुबह सुबह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, कोई नई बात करनी है, और क्या, एक मिनट सुनिए साहब, दूसरा, आपका वहां पर मर्डर हो जाएगा। ये इतना बड़ा, ये जो सब आपको नाटक करने की बात है, उससे अच्छा आप एक्शन कीजिए। अगर कहीं कोई पालन नहीं हुआ है, कोर्ट भी देख रहा है, कोर्ट भी रोज संज्ञान ले रहा है, कल फिर सुबह कोर्ट खुलेगा, आप जाइए और वहां बात कीजिए और देश के सामने स्पष्ट कीजिए, और ये भी स्पष्ट कीजिएगा जरूर कि किसने कोई ऑर्डर नहीं माना, वो दोषी कौन है। बिना बात पे आप उठाकर केंद्र सरकार, अगर आपको चीख भी आएगी तो केंद्र सरकार,
अगर कोई बात आपकी सरकार में गलत होगी, एलजी, अरे भाई किसी एक चीज की जिम्मेवारी तो लीजिए। दिल्ली के लोगों ने आपको चुना है भाई। जवाब दीजिए संजीव झा जी। देखो बिल्कुल ठीक वो कह रहे हैं छींक भी आएगी तो आरोप बीजेपी पर लगा दिया जाएगा। आदत पड़ गई है हर बात पर आरोप लगाने की। इसी बात को लेकर संवैधानिक पीठ के पास हम गए थे कि सरकार हमारी, अधिकारी बीजेपी का, एलजी साहब का, तो सरकार चलेगी कैसे? आप देख लीजिए ना कि हमारी सरकार, और हमें यह कहना पड़ रहा है, चूंकि अधिकारी नहीं सुना, चूंकि एलजी साहब कब्जा करके बैठे हुए हैं, अधिकारी के पावर का दुरुपयोग करा रहे हैं अधिकारी। ढेर सारे उदाहरण हैं, आपने एमसीडी के चुनाव में भी देखा किस तरह से कमिश्नर के जरिए डायरेक्ट अपने पास अथॉरिटी लेकर के एल्डरमैन की नियुक्ति के। बड़ा डिबेट का विषय है, उस पर भी जाएंगे, हम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन पॉलिटिकल ओपोनेंट होने का, देखिए मैं क्या बता दूं, आजादी से पहले भी इसी तरह की पॉलिटिकल कैदी किस तरह से व्यवहार किया जाए, इस पर हमारे पूर्वजों ने भी खूब लड़ा था, आज भी लड़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि संजीव फर्क झा कोई जी, नहीं है। लेकिन ये सवाल भी पलट कर पूछा जाएगा ना। देखिए, मुझे वो नवंबर वाला बयान याद आ गया मनीष सिसोदिया का, जब गुजरात और एमसीडी के रिजल्ट आए थे, जिसके बाद वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश बीजेपी रच रही है, मनोज तिवारी उसमें शामिल हैं। तो अगर लगातार सिलसिलेवार तरीके से आपके बड़े बड़े नेताओं की ओर से इस तरह के बयान सामने आएंगे, तो पूछा जाएगा ना कि क्या एक ये फॉर्मूला सेट कर लिया है कि इस तरह के आरोप लगाओ और माहौल तैयार करो। चित्रा जी, जब मनीष सिसोदिया जी ने बयान दिया था तो उसका बेसिस था, आप मनोज तिवारी का बयान सुन लीजिए। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बाहर निकलेंगे और लोग जान ले लेंगे इनका। तो ये साजिश नहीं है तो और क्या है? लेकिन अभी जिस तरह की कृत्य भारतीय जनता पार्टी ये करी, देखिए, ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये दौलतें सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं, लेकिन आप सत्ता के नशा में इस तरह की आप कर्तव्य कृत्य ना करके जाइए कि कल वो प्रेसिडेंट बन जाए और इस देश की जमहूरियत के लिए, जनतंत्र के लिए वो खराब उदाहरण पेश हो। ठीक है, मेरा बस इतना ही कहना है कि पॉलिटिकल ओपोनेंट अपनी जगह है, आप करते रहिए, लेकिन इस तरह के व्यवहार करने से मुझे लगता है इस देश की व्यवस्था कमजोर होता है और लगता है कि बाकी मेहमानों को भी अब चर्चा में मैं लेकर आना चाहूंगी। उसके बाद राजीव बब्बर जी एक साथ सबका जवाब दीजिएगा। अजय उपाध्याय जी, सीधे आपके पास आते हुए, क्या आपको भी साजिश नजर आ रही है कि केंद्र सरकार बीजेपी साजिश रच रही है मनीष सिसोदिया के खिलाफ, इस वजह से बैरक नंबर 1 में उनको रखा गया है? चित्रा जी, आपको और आपके पूरे दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह की बात अभी हमारे संजीव भाई कर रहे हैं, अरे भाई ठीक है, आज होली का दिन है, लेकिन इतना मजाक क्यों कर रहे हैं? ऐसा मजाक मत कीजिए। कम से कम होली के अवसर पर ईडी सीबीआई को तो मौका नहीं दे पाई होली मनाने का भाजपा, बब्बर साहब की पार्टी, लेकिन आप कम से कम प्रयास कीजिए कि आज का दिन ठीक रहे। कोई ऐसा नहीं है, कोई आपको वहां पे जान का खतरा नहीं है। नाटक नौटंकी और विक्टिंग कार्ड तो आप खेलते ही रहे हैं शुरू से ही। हाँ, ये जरूर है, भाजपा जिस तरह से कृत्य करती रही है और जिस तरह अपना पराये का व्यवहार करती रही है, इस पर प्रश्न जायज है। अपराधी को अपराधी की तरह ही ट्रीटमेंट किया जाए, लेकिन अपने और पराये का भाव जो है ये मिटना चाहिए था। ईडी सीबीआई जो है, जो इनके साथ हो जाए उनके साथ कोई व्यवहार नहीं है, और जो विरोध में आ जाए उन पर सारे व्यवहार है। मनीष सिसोदिया के मामले में क्या व्यवहार है ईडी का? सही है या गलत है? मनीष भाई, तो आज होली का दिन है मैडम, 1+1 का तो खेल चल ही रहा था। अब आज ही के दिन मैं क्या कहूँ, सब जगह शराब का ठेका उन्होंने खुलवाया, आज बेचारे अंदर में पी रहे होंगे। हाँ, ये है कि उनको मारने ओढ़ने की साजिश नहीं करे भाजपा। लाइटर मोड पर मैं बात बोल रहा हूँ, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल जी महात्मा गांधी जी के पास भी गए हैं, अचानक याद आ गया है, बड़ा अच्छा मजाक कर लेते हैं वो भी। जब सत्ता में होते हैं, जब पावर चाहिए, जब सारे साम दाम दंड भेद और गलत नीतियां अपनानी होती है, तो गांधी जी का फोटो पीछे से हटा देना उचित समझते हैं। लेकिन जब बुरे वक्त आते हैं तो गांधी जी याद आते हैं। अच्छी बात है भाई, कम से कम आपको इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आज याद आए। संजीव जी इसका जवाब देंगे। 10 सेकंड बब्बर साहब को जरा 10 सेकंड सिर्फ बोल लेना चाह रहा हूं। आजकल भारत सरकार की, मोदी जी की 3 योजनाएं बड़े फेमस चल रही है, इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। एक है पाप धो योजना, दूसरा है मित्र बचाओ योजना, और तीसरा है पीएम प्रताड़ना योजना। आ मुकुल जा मुकुल, आ अजीत जा अजीत, आ शुभेंदु, आ राणे, आ हेमंता, इन पर कोई कार्रवाई नहीं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो साफ सुथरे हो जाते हैं। आप ये आरोप कर रहे हैं, लेकिन शुरू में आपने कहा कि पाप धो योजना, पाप धो योजना, यानी कि पाप धुलने का काम भी तो बीजेपी कर रही है ना। जिन लोगों के ऊपर आरोप है तो उनको धुलने का काम तो किया जाएगा। क्या उनके बारे में जानकारी नहीं आनी चाहिए, जांच नहीं होनी चाहिए?
चित्रा जी जो उनके पास आ जाए, अभी मनीष सिसोदिया यदि चुनाव से पहले ठीक है चले सर, गए होते ओके। इनके घर पे, तो वो पाप धुल जाता ठीक और है। सत्य हरिश्चंद्र हो जाते और फिर उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती जैसे बाकी लोगों के साथ नहीं ठीक है हुई। सर, मैं आपकी कहता बात हूं ये समझ में दोहरा आ गई। चरित्र नहीं, दोहरा कृषांक चरित्र माने नहीं। जी इस वक्त हमारे साथ हैं, टीआरएस के आप स्पोक्स पर्सन हैं। कृषांक जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब ईडी ये जानना चाह रही है कि रामचंद्र पिल्लई के साथ किस तरह के संबंध हैं, क्या पैसों का हेरफेर हुआ है? तो इस पूरे मामले में अगर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है समन देकर, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत बिल्कुल नहीं है, पूछताछ के लिए हम तैयार हैं। हम जो भी कार्रवाई सीबीआई, ईडी या कोई भी लेने दीजिए, उनको पूरा सहयोग हम देंगे। हमने बीएल संतोष जी की तरह सिट नोटिस के या इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट को जाके नहीं हमें सिट का नोटिस नहीं चाहिए, हम कार्यवाही को नहीं आएंगे, ऐसा हमने नहीं किया। ना कि हमने 2 दिन पहले तो देखा ना, भाजपा के जो एमएलए विधायक कर्नाटक में उनके नोटों का पूरा दुकान दिखाई दिया। वहां पे दिखने के बाद भी भाजपा के एमएलए क्या करे, एंटीसिपेटरी बेल। और आपके चैनल, आप पे इंडिया टुडे भी आज दिखाई दे रहा है कि कैसे भाजपा के कार्यकर्ता, वो एमएलए जो दिन दहाड़े नोटों के साथ दिखाई देते, उनका स्वागत कर रहे और उनको कोई अरेस्ट नहीं करता है। पर हमें देखिए, जिस तरह से ऑपोजिशन लीडर, हम कार्रवाई के लिए रेडी है, सहयोग कर रहे, पर क्यों अरेस्ट कर रहे? स्ट्रेट क्वेश्चन है चित्रा जी, सीधा क्वेश्चन भारतीय जनता पार्टी को कि केस है नहीं है, ये सब नहीं, एक अरेस्ट बताइए। देश भर में एक भाजपा के नेता का, उनके मित्र के अदानी को अरेस्ट नहीं करते, नोटिस नहीं जाते उनको, सेबी बात नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं कि सील्ड कवर में भी जाएंगे सरकार, और देख रहे हैं कि बहुत सारे नेता, पुराने केसेस नहीं बोल रहा हूं मैं नारायण राणे को छोड़ दूंगा, मुकुल रॉय को छोड़ दूंगा, हिमंता बसवा शर्मा को छोड़ दूंगा। 2 दिन पहले कर्नाटक में क्या हुआ, 40% कमीशन के नाम पे पकड़े जाने के बाद फिर भी भाजपा उनको प्रोटेक्ट कर रही है, अरेस्ट नहीं करती है। साफ सीधा है, हमने 10 तारीख को महिला रिजर्वेशन बिल के ऊपर अनशन का कॉल दिया है कविता जी ने, और उसमें 18 पार्टी के नेता, सांसद, बहुत सारे नेता आने वाले। उससे पहले कविता जी को कैसे रोके? केसीआर जी ने और दूसरे मुख्यमंत्रियों ने और थोड़े ऑपोजिशन लीडर्स ने भी लेटर लिखा कि ये तरीका नहीं है, आप अदानी को बचाते हो, आपके बीजेपी को नेताओं को किसको भी अरेस्ट नहीं करते हो, पर दूसरे प्रतिपक्ष के नेताओं को अरेस्ट कर रहे हो। बिल्कुल, बीजेपी से ये पूछा जाना चाहिए कि बीजेपी के नेताओं के ऊपर अगर गंभीर आरोप लगते हैं तो उनके खिलाफ उस तेजी से कार्रवाई क्यों नहीं दिखती है। लेकिन एक सवाल का जवाब आप देते जाइए। पहले ये मिस्टर पिल्लई के साथ किस तरह का रिश्ता है के कविता का, और पैसों का क्या हेरफेर है? अगर कोई नाम लेता है उनका और ईडी की ओर से इस तरह की जानकारी रखी जाती है देश के सामने, तो उसका जवाब तो के कविता ही देंगे ना, उसका जवाब देने तो बीजेपी के नेता आएंगे नहीं। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। हमने घर पे उनको बुलावा भी दिया, पहले भी आए थे, उनको समाधान दिया, अब तक हमको अक्यूज भी नहीं रखा। कौन है पिल्लई, क्या संबंध है पिल्लई के साथ? हमारा कुछ संबंध नहीं है। वही समाधान देंगे हम। वो उन्होंने बताया कि इतने फोन डैमेज हुए। इंडो स्पिरिट कंपनी में के कविता के साथ रहा हूं, ये अरुण पिल्लई का जो खुलासा सामने आया है ईडी के सोर्सेस के हवाले से, उसके बारे में हम जानकारी भी दे रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि ओबराय होटल की मीटिंग में के कविता के साथ उनकी मौजूदगी थी, और उनकी ओर से जो खुलासा किया गया है, विजय नायर और दिनेश अरोड़ा भी उस मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में दलाली के पैसों की वसूली को लेकर बातचीत हुई थी। अरुण पिल्लई का यह खुलासा है जिसके आधार पर अब के कविता को बुलाया जा रहा है। तो बिल्कुल, जब अरुण पिल्लई ने ऐसे आरोप दिए तो अरुण पिल्लई को भी प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो कोई संबंध नहीं है। 306 सीआरपीसी क्या कह रहा है कि अप्रूवर का एविडेंस रिलायबल एविडेंस नहीं है। अब सरकार ने क्या करा, अब हम देख रहे हैं वो आदमी एक शुवेंदु चंद्रशेखर लेख लिखता है, खत लिखता है, उसके खत मीडिया में आते हैं, बहुत सारे बोल रहा है कि मुझे राज्यसभा सीट भी मिल रही है। ऐसे ये भी अरुण पिल्लई या कोई अरोड़ा कुछ भी बोल दिए, हर कोई नेता के नाम ले लिए, वो सच नहीं होगा ना। वो तो मुकदमा होना चाहिए, कोर्ट में चलना चाहिए। उससे पहले बीजेपी को क्यों इतना जल्दबाजी? ईडी तो पैसे का ट्रेल देख रही है ना कि पैसा कहां कहां गया है, उसी मामले में ये पूछताछ होनी है। 100 करोड़ के बदले L1 लाइसेंस देने की डील का आरोप यहां पर अरुण पिल्लई की ओर से लगाया जा रहा है। तो बिल्कुल पूछिए, समाधान भी देंगे कविता जी। उन्होंने बताया कि फोन डैमेज हुए, अभी अगर फोन डैमेज हुए कि नहीं हुए वो भी कविता जी बताएंगे। ठीक है, हम सिर्फ कह रहे हैं कि हम उनकी कार्यवाही के लिए तैयार है। ठीक है, पर
पॉलिटिकल डैमेज करने के लिए बीजेपी जो जल्दबाजी कर रही है वो उसके ऊपर भी बात ठीक है सर, महत्वपूर्ण है आपका सवाल। मैं बीजेपी के नेता से उसका जवाब लूंगी, लेकिन अरविंद वाजपेयी जी भी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये बात तो सच है ना कि बीजेपी के साथ जितने भी नेता आ जाएं या बीजेपी में शामिल हो जाएं या सहयोगी बन जाएं, उन लोगों के दरवाजे तक तो इस तरह से तेजी से जांच की आंच नहीं पहुंचती है ना। विपक्षी नेताओं को क्या सत्ता के दुरुपयोग के जरिए ईडी और सीबीआई लगातार निशाना बना रहे हैं, जिस तरह के आरोप लोगों की ओर से लगाया जा रहा है? अरविंद वाजपेयी जी। जी, आपको सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और देखिए, पहले मैं एक बात का जवाब बड़ा क्लियर कर दूं कि ये अभी संजीव झा जी जो कह रहे थे कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है विपाशना के उसमें रखेंगे, कोई ऑर्डर नहीं है, माफ करना, जरा चेक कर लें। ऑर्डर ये है कि जेल अथॉरिटीज विल कंसीडर द एप्लीकेशन ऑफ मनीष सिसोदिया, जिसमें उन्होंने प्रार्थना की है। कोर्ट ने अथॉरिटीज को डायरेक्शन दिए कि आप इनकी एप्लीकेशन जेल मैनुअल के हिसाब से डिसाइड कर लिए, जरा मिसगाइड ना करें ना किसी चीजों को। और जेल किसके पास है ये भी खूब जानते हैं। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये कि अक्यूज कोई भी किसी भी आदमी का नाम अगर किसी क्राइम में होता है तो उसका वर्चन जो है वो डिफेंस कहलाता है। अब ये 100 करोड़ की ट्रेल है, 100 करोड़ की कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा गया, कहाँ कॉन्स्पिरेसी हुई, ये कैसे कौन तय करेगा? ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मटेरियल कलेक्ट करती है। अप्रूवर की स्टेटमेंट वन ऑफ द एविडेंस जो है एडमिसिबल एविडेंस होता है। उसके बाद 164 की स्टेटमेंट, ये भी एडमिसिबल होती है। उसके बाद होटल में जो सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे, कहाँ मीटिंग, कौन कौन मीटिंग में आया, वो भी एविडेंस होता है। क्या इससे ज्यादा मिलेगा? और अब इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है। बेल किसने दिए? बीजेपी के एमएलए का जो लड़का पकड़ा गया, बीजेपी ने बेल दिया क्या? कोर्ट ने एग्जामिन किया। कोर्ट अगर मनीष सिसोदिया को कल को बेल दे देगा तो उसमें बीजेपी क्या करेगी या कोई क्या कर लेगा? या कोर्ट ने रिमांड दिया तो उसको किसी ने बचा लिया क्या? किस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी की बड़ी क्लियर डिक्लेरेशन है कि 0% टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, तो उस पर वो लागू है। अरे तो अपने नेताओं को लेकर तो नजर नहीं आता है ना, बार बार वो आपको कर्नाटक लेकर जा रहे हैं 8 करोड़ वाले मामले में, तो पलट के पूछा जाएगा ना कि उस वाले मामले में इतनी सक्रियता क्यों नहीं दिखाई देती है। संजीव झा जी, आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि उनकी ओर से गंभीर आरोप, आप लोग जो दावा कर रहे हैं वो चीज लिखित में है ही नहीं, कोर्ट के हवाले से जो बात उनकी ओर से कही गई है। लेकिन उसके पहले आम आदमी पार्टी, मैं लौट रही हूं सर, आम आदमी पार्टी की ओर से ताबड़तोड़ बीजेपी पर हमला किया जा रहा है। संजय सिंह की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उनकी ओर से कहा गया है कि बीजेपी के लोगों का वश चले तो वो कब्र में से भी उठाकर पूछताछ करने लगे तमाम झूठे मामलों में। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है इसी मसले पर, सुनिए क्या कुछ कहा गया राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ओर से। तानाशाही के जो लोग शिकार हो जाते हैं उनको संतुष्टि के लिए कुछ ना कुछ करना होता है, तो विपक्ष के नेताओं को तो रोज जेल में डाल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी दिल्ली के शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करवाया। कोर्ट का आदेश है कि उनको विपासना सेल में रखा जाए जहां वो ध्यान कर सकें, ईश्वर की आराधना कर सकें। आपने उनको पहली बार के जेल में जो जाता है उसको आपने ऐसे खूंखार अपराधियों के बीच में रखा है जहां उनकी हत्या भी हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की मंशा क्या है, क्योंकि तिहाड़ जेल में तो कैदियों की हत्या भी हो चुकी है। आप क्या मनीष सिसोदिया को भारतीय जनता पार्टी की सरकार मरवाना चाहती है, उनकी हत्या करना चाहती है? आप ऐसे खूंखार अपराधियों के बीच में मनीष सिसोदिया को रख रहे हैं। इस इंटरव्यू के ठीक पहले उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और सीधे राजीव बब्बर जी आपके पास आते हुए संजय सिंह की ओर से सीधे कहा गया कि नियम बनाकर मुर्दों को भी कब्र से खोदकर बाहर निकालकर पूछताछ करवा सकती है बीजेपी। यहां तक राजनीति का स्तर उसने गिरा दिया है। नहीं, इसमें बड़ा सीधा है। संजय सिंह जैसे रिस्पॉन्सिबल सांसद को कम से कम ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तो भी बहुत दुख की बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का काम ही है कि शुरू से हर चीज का उत्तर ना देना और ड्रामेबाजी करना। आपने जिस तरीके से आपने पॉलिसी बनाई थी, कमीशन 2 से 12% किया, 6% का किकबैक लेते हुए स्टिंग ऑपरेशन आया। क्या वो स्टिंग ऑपरेशन हमने किया? वो हमने करवाया? क्या हमने 2 से 12% कमीशन किया? क्या मनीष सिसोदिया ने ऑर्डर देके 30 करोड़ का ईएमडी बिना एयरपोर्ट अथॉरिटी के एनओसी के लिए बगैर दे दिया? क्या बीजेपी ने कहा कि आप ये करो? मतलब आप
आपने सब करप्शन के सारे एंगल खोले, आपने थोक के व्यापारियों को दिल्ली में लाया, उनसे कमीशन लिया, और क्योंकि दिल्ली में ये सब करना शायद मुश्किल था तो साउथ के कनेक्शन बनाकर डील जो है वो साउथ वाले लोगों को साथ में इन्वॉल्व करके की। अब वो ट्रेल खुल रहे हैं, एजेंसीज आपके पास जा रही हैं, पूछताछ कर रही हैं, तो हमको मरवा देंगे, हमको मारना चाहते, हमको कोई और काम नहीं है क्या? सर इतना साउथ आप कर रहे हैं, साउथ में कर्नाटक का जो मामला है उस पर आपका एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है ना उस तरीके का? आज मैं सीधा पूछना चाहता हूं कि क्या बीजेपी के एमएलए के यहाँ पर जो आप कह रहे हैं उनके बेटे के यहाँ पर पैसा पकड़ा गया, क्या वो एजेंसीज ने नहीं पकड़ा? अगर हमारा इतना ही इन्फ्लुएंस है तो उनको पकड़ते ही क्यों, उनको दिखाते ही क्यों? अब उनको अगर अदालत ने कोई रिलीफ दिया है या नहीं दिया है ये उनका मामला है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी कहीं कह रही है कि हम ऐसे भ्रष्टाचार को अपनी पार्टी में लाके रखेंगे? हमने कभी नहीं कहा। इससे तो कम से कम ये सिद्ध होता है कि संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं। लेकिन आप सब लोग मिलकर अपोजिशन आज की डेट में, क्योंकि विकास के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं उसका उत्तर इनके पास नहीं है, इसलिए सब लोग मिलके संवैधानिक संस्थाओं को भी बदनाम कर रहे हैं। आपका कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है, आपका सीबीआई पे भी विश्वास नहीं है, आपका ईडी पे भी विश्वास नहीं है, आपका बब्बर साहब विश्वास नहीं है, तो आपका विश्वास किस पे है? क्यों इस देश के संविधान में आपका विश्वास नहीं है? आप बोलो ना, अदालत जो फैसला करेगी वो प्रशांत जी आ रही हूँ, अजय जी आपके पास भी। क्या मुझे बताइए, जब गुजरात से निकाला दिया गया आज के वर्तमान होम मिनिस्टर साहब को, क्या वो जाकर एसआईटी के सामने पेश नहीं हुए? क्या उन्होंने अपनी सफाई नहीं करी? क्या उन्होंने कोर्ट में लड़ाई नहीं लड़ी? क्या आज जो प्रधानमंत्री है उनको मुख्यमंत्री रहते हुए कोर्ट ने क्या क्लीन चिट नहीं दिया? और क्या वो इस तरीके से चिल्लाए कि हमें इस तरीके से मारा जा रहा, किया जा रहा है? तो ये संजीत झा जी, ये बात तो महत्वपूर्ण है। घंटों तक एसआईटी ने किस तरह से नरेंद्र मोदी की पूछताछ की थी उनको बुलाकर गुजरात में, और कभी भी ढोल बजाकर बीजेपी वहां पर नहीं पहुंची। तो ये पलटकर सवाल पूछा जाएगा ना कि अगर इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो जांच में सहयोग कीजिए। दूध का दूध पानी का पानी कोर्ट कर ही देगा, अगर पाक साफ होंगे वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन सत्येंद्र जैन के मामले में भी आप लोगों ने जिस तरह के आरोप लगाए थे, फाइनली कोर्ट की ओर से राहत तो नहीं मिली ना सत्येंद्र जैन को। चित्रा जी, शायद आप भूल गई हैं, प्रधानमंत्री ने खूब चीख कर कहा था कि ये सीबीआई का कांग्रेस दुरुपयोग कर रही है, सीबीआई के जरिए सरकार को खत्म करना चाहिए। मैं आपको दर्जनों मोदी जी का भाषण में आपको सुना दूंगा। एसआईटी ने पूछताछ की थी, मैं सुन रहा था। आप मेरी बात सुन लीजिए ना, उनको बोलने दीजिए, बब्बर साहब उनको बोलने दीजिए। राजीव जी आपने सवाल किया, आप सुन लीजिए, घबराते क्यों हैं? बोलिए। दर्जनों ऐसे, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, कल को जो काम कांग्रेस कर रही थी उसको बड़ा करके आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसी ईडी ने 116 केसेस कांग्रेस के रिजीम में किया, उसमें से 112 लगभग 72% अपोजिशन पे किया। आज 3000 से ज्यादा केसेस आज भारतीय जनता पार्टी ने किया और 94% ये अपोजिशन पे हो रहा है। और अभी ट्रेल की बातें हो रही थी, बताइए, अगर इतने ही ट्रेल चेक किए जा रहे हैं, एलजी साहब कहां गायब हैं? सारे फाइल पे एलजी साहब का साइन है और संशोधन भी है। एक काम आप कह देते नहीं जी, वो तो कैबिनेट का प्रपोजल आया और एलजी ने साइन कर दिया। एलजी ने संशोधन किया है, क्यों नहीं पूछा जा रहा है? ट्रेल वहां क्यों नहीं जा रहा है? तो आपको नहीं लगता कि ये सारे केवल जब बार बार कह रहे हो पॉलिटिकल ताना बाना है? तीसरी बात वाजपेयी जी कह रहे थे कि कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि ये करो, कोर्ट ने कहा कंसीडर करो। कोर्ट तो यही कहेगी ना बॉस, सारे लॉ पढ़े हुए हो आप, कि कंसीडर करो। क्या मनीष सिसोदिया कौन है? क्या मनीष सिसोदिया पेशेवर अपराधी हैं? मनीष सिसोदिया वो शख्स हैं जो पूरे देश को शिक्षा का नया मॉडल दिया है, जिसने 18 लाख बच्चे के भविष्य को संवारा है। आज उसको आप हार्डकोर प्रिजनर्स के साथ रख रहे हो। क्या आपकी मंशा है? क्या आपकी जिम्मेदारी बनती है? तो मेरा देखिए एक बात आपको कहना है कि इन सबको लगता है कि आज हम जो कह देंगे वही होगा। तो जो एक है ना कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहां तक नतीज था, उसको भी खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कांग्रेस एक पीढ़ी की गई पाप दूसरी पीढ़ी के लिए परंपरा बन गई है। लेकिन ध्यान रखिए, कल वो रिवाज ना बन जाए, कल वो प्रेसिडेंट ना बन जाए, ये जिम्मेदारी आपकी है। आम आदमी पार्टी में आज कोई होली भी नहीं खेल रहा है। राजीव बब्बर जी, उनका एक तरफ अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं, वो मौन साधना कर रहे हैं और बीजेपी पर पहले भी ताबड़तोड़ आरोप लगा चुके हैं। उनकी होली भी बदरंग कर दी है। वो कह रहे हैं कि गलत आरोप लगाकर। और मनीष सिसोदिया क्या पेशेवर क्रिमिनल है जो आरोप उनकी ओर से लगाया गया है? उनको क्यों रखा गया है खूंखार क्रिमिनल्स के बीच में? यही मैं उत्तर तो संजीव भाई से चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिए, क्यों रखा गया है, क्या रूल का पालन हुआ है कि नहीं हुआ। और मैं कह रहा हूं आज तक के चैनल पे ये फैसला कर दीजिए
कि इस ऑर्डर का पालन किसने नहीं किया, कौन दोषी है, उसको सजा दिलवाइए। ये जो झूठे आरोप लगा रहे हैं ये बंद कीजिए, क्योंकि अब ये नहीं चलेगा। और जो आप पे आरोप है 120B 477 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और ईडी जिस ट्रेन का जो पता लगा रही है उसके बारे में उत्तर दीजिए। और यदि आप और सुनिए, यदि आप सच में ईमानदार हैं तो इस देश के संविधान पे यकीन कीजिए, बरी हो जाएंगे। लेकिन घबराहट इस बात की है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। ये पॉलिसी बनाई गई थी पैसा जल्दी से संजीव जाजी, कृषांक उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूँ। ठीक है सर, ओके। छोटे दुकानदारों को बंद किया, 60% सरकारी दुकानें बंद कर सब प्राइवेट को दे दिया। ये जो सारा कुछ हुआ है, जो बात बब्बर जी यहाँ पर कर रहे हैं कि तमाम बातें इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जी ने क्या क्या करप्शन किया, इसके बारे में बब्बर जी ने कहा। लेकिन जब सीबीआई चार्जशीट बनाई तो सीबीआई ने ये सारी बातों को खारिज कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते रहे। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहीं बातें नहीं थी। हम यही तो कह रहे हैं कि आप बुला रहे हैं एक मिनिस्टर को, वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। इस बात को लेकर एक सेकंड राजीव बब्बर जी, कंफ्यूजन एक तरफ तो आपको लग रहा है कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मोदी सरकार के कहने पर काम कर रही है, दूसरी तरफ उसी की चार्जशीट में आप कह रहे हैं कि वहां पर तो सीबीआई को लेकर मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, वही रिपोर्ट तैयार कर रही है, मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। वो अगर जांच कर ले तो फिर वो मतलब तोता हो गई केंद्र सरकार का। चित्रा जी, मैं यही बात कह रहा हूं और समझिए, देश को भी समझना चाहिए कि 6 महीने की लगातार जांच के बाद जब चार्जशीट इन्हीं के सीबीआई ने जब बनाया, उस चार्ज में मनीष सिंह का कहीं नाम नहीं था, उसके बावजूद अरेस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल बॉस का आदेश है, ये सीबीआई का काम नहीं है। ये स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में लिखी जा रही है, उसको सीबीआई इंप्लीमेंट कर रहा है। आज मैं दावे से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग, युवाओं का काम, महिला विंग, महिला को जोड़ने का काम, ईडी विंग, सीबीआई विंग, इस विंग का काम यह है कि विपक्षी को डराओ, कोई अच्छा काम करता है उसको खत्म कर दो ताकि हमें सवाल न करना पड़े। कोर्ट पर तो भरोसा करेंगे ना संजीव झा जी? बिल्कुल कोर्ट पर भरोसा है। और तो कोर्ट से भी तो राहत नहीं मिल रही है आपके मंत्री जी को। एक आंकड़े में और दे देता हूं आपको, 200 केस से 200 एफआईआर हमारे सभी एमएलए पे भारतीय जनता पार्टी ने की। 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद 145 एफआईआर में कोर्ट ने ही कहा कि ये पुलिस पार्टी बन के काम किया है, ये सारे फर्जी हैं। मुझे पूरा पता है कि ये बिल्कुल जांच से बाहर निकलेंगे, कि 2 साल 4 साल के बाद निकलेंगे। एक बात बताइए आप। हाँ, अरविंद जी आ रही हूँ, राजीव बब्बर जी। और देखिए, ये मतलब संयोग नहीं हो सकता है ना, एक साथ अगर 8 विपक्षी दल चिट्ठी लिख रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, उसको रोका जाए, तो विपक्ष की आवाज सत्ता पक्ष में बैठे लोग सुनेंगे या खारिज कर देंगे सिरे से? मैं संजीव भाई का एक ही लाइन में उत्तर देना चाहता हूं। संजीव भाई, आपके सर्वश्रेष्ठ नेता आपके सत्येंद्र जैन जी को भारत रत्न दे रहे थे और अभी तक उनकी जमानत नहीं हुई, केस प्रूफ हो गए। आपको ध्यान है ना, आप भी टीवी चैनल पे आके यही कहते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोर्ट पे विश्वास रखिए। आपने अगर भ्रष्टाचार नहीं किया होगा तो आप बच जाएंगे, लेकिन अगर भ्रष्टाचार किया है तो आप शर्माते क्यों हो भाई? स्वीकारो जो भ्रष्टाचार तुमने किया है। तो इसलिए इस तरीके से गुमराह मत करो। कोई तुम्हारे नेताओं को मरवाने का काम ना हमारी पार्टी की संस्कृति है, ना हमारी पार्टी सोचती है। इस तरीके का मजाक कम से कम मत कीजिए और संविधान पे विश्वास रखते पालन कीजिए और जो एजेंसी कहती है उनको कॉपरेट कीजिए। ठीक है सर, मैं आपको कहना चाहता हूँ। ठीक है, कृषांक माने जी आपके पास आते हुए, चूंकि बकायदा आपकी पार्टी की ओर से भी नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था, उन 8 पार्टियों में आपके लोग भी शामिल रहे। लेकिन अगर कहीं से भी नाम आएगा आपके पार्टी के बड़े नेता का तो उससे पूछताछ तो की जाएगी ना। इसमें एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा देना कहां तक सही है? अगर एक कोई शख्स है, पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ होती है, वो नाम लेता है तो बुला लिया गया है पूछताछ के लिए, और ऐसा तो होता रहा है। इसके पहले भी कई मामलों में हमने देखा है, चाहे 2G का मामला हो, पिछले और भी कई मामले हैं, पूछताछ के लिए तो बुलाया जाता है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही है कृषांक जी, आप स्क्रीन पे। जी चित्रा जी, उनका पूरा हक है कि वो हमें समन कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, और हम भी उनको समाधान देंगे, और पहली बार भी हमने दिया। पर देखिए, इधर 2 चीज समझना चाहिए। ये एक विड्रॉन पॉलिसी है, एक पॉलिसी जो 8 मंथ्स के भीतर उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अगर एक पॉलिसी जो फेल्ड पॉलिसी रहने दीजिए या विड्रॉन पॉलिसी के ऊपर मुकदमे हुए, तो पहले तो फिर डिमोनेटाइजेशन जो एक फेल्ड पॉलिसी है उसके ऊपर तो मोदी जी के ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए।
किसान कानून जो 750। अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया डिमोनेटाइजेशन का, इसके बाद क्या बचता है बोलने का? सुनिए किसान कानून के बारे में भी सुन लीजिए। अरे नहीं, मैं तो अभी इसी मुद्दे पर रहते हैं, बहुत ज्यादा पीछे नहीं सर। किसान कानून पर हम लोगों ने बहुत डिबेट की है, उसको वापस भी लिया जा चुका है। अभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर रहते हैं, यही पर रहते हैं। हाँ। चलो एक तो आप जिस विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, इसी बात को लेकर तो शक है ना कि शराब को लेकर जो नए नियम बनाए गए थे उसको क्यों बैक करना पड़ा, उसको क्यों वापस लेना पड़ा? तो उसी का जवाब तलाशा जा रहा है। तो 100 करोड़ के लेन देन की बात सामने आ रही है, फिर L1 पासपोर्ट की लाइसेंस की बात सामने आ रही है। देखिए इधर तो एक साउथ ग्रुप बोल रहे हैं लोग, साउथ ग्रुप, क्योंकि साउथ में तो बीजेपी को मुश्किल ही है, साउथ पॉलिटिक्स, इसलिए टारगेट कर रहे हैं। देखिए ईडी से पहले, ईडी के समन्स पहले जुलाई 20 को बीजेपी के सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा के दिल्ली में पहले हमारे नेताओं का नाम लिया। अब बीजेपी के एमपीज को कैसे मालूम पड़ गया ईडी से पहले? ईडी तो नोटिस के बाद ही किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस तो गाइड हो रहा है, ये मालूम हो रहा है। क्यों मैं कर्नाटका की बात कर रहा हूं? देखिए वहां पे एक मंत्री थे ईश्वरप्पा जी, कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन पूरों ने राष्ट्रपति जी को लेटर लिखा कि यहाँ पे करप्शन हो रहा है, 40% कमीशन हो रहा है। मंत्री जी तो रिजाइन, इस्तीफा दे चुके, पर उनके ऊपर कार्रवाई क्या हुई चित्रा जी? क्यों अरेस्ट नहीं हुए? क्यों कार्रवाई नहीं है? अब इनका तो कोई समाधान नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। सिर्फ इसमें मालूम हो रहा है कि चेरी पिकिंग। अब तेलंगाना में और आने वाले 6-7 महीनों में चुनाव है। कैसे तेलंगाना के ऊपर कीचड़ उतारे, कैसे हमको बिजी लगाए भ्रष्टाचार के ऊपर। दिल्ली में तो चुनाव नहीं है ना सर। अगर तेलंगाना में चुनाव है तो यहाँ आम आदमी पार्टी के नेता को पकड़ा गया है, दिल्ली में तो चुनाव है नहीं, तो चुनाव से जोड़कर इसको कैसे देख सकते हैं आप? गुजरात के चुनाव के समय ही ये पूरा उठा है ना। हाँ, तो अभी जेल तो अभी गए हैं ना सर, जेल तो अभी गए हैं, उस समय तो पूछताछ ही हुई थी। अब कितना दिक्कत बीजेपी को हो रहा है वो बीजेपी को बताना चाहिए। देखिए शिवसेना के सरकार गिरते ही अगले 2-3 दिन में संजय राउत जी के घर पहुंच गए, 2-3 दिन के बाद ही। तो उनका टाइमिंग तो देखिए, हमारा भी देखिए 10 को अनशन है, 10 से पहले ही आ गया नोटिस। आपके मिशन 2024 को झटका लगेगा क्या? और इसी वजह से के कविता के खिलाफ आप कह रहे हैं कि साजिश रच रही है केंद्र सरकार। देखिए हमारे ऊपर जो आरोप भी लगाए, हम यहाँ पे सरकार में है, हमारा लिकर पॉलिसी जो है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहा है, ये छोड़ के हम वहां पे सरकार में रह के, यहाँ तेलंगाना में सरकार में रह के दिल्ली में गए और वो भी ऐसे कुछ आरोप, ये लोग क्या फिगर भी है किसी को क्लैरिटी नहीं है, 100 करोड़ बोल रहे हैं, 50 करोड़, 10 करोड़, जो मर्जी वो कह रहे हैं। यहाँ पे तेलंगाना सफिशिएंट रेवेन्यू में हमारे गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं। आपको बताऊंगा लिकर पॉलिसी में यहाँ पे हमारे शेड्यूल कास्ट के लिए भी रिजर्वेशन है, हमने लगाया ऐसा सरकार। तो ओनली थिंग इज ये लोग सिर्फ ब्लेम गेम करके हमें चुनाव से पहले इसमें बिजी लगाना चाह रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी बार केसीआर जी की सरकार भी आएगी और दिल्ली भी आके बिल्कुल मोदी जी को क्वेश्चन करते रहेंगे। आपको लग रहा है कि इस साल तेलंगाना में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसके मद्देनजर बीजेपी ज्यादा बेचैन हो गई है, इसलिए आपके पार्टी के नेता को परेशान किया जा रहा है। अजय उपाध्याय जी, तो अगर बीजेपी इतनी बेचैन है, 8-8 पार्टियों के नेता चिट्ठी लिख रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अपने आप को बैक क्यों कर लेती है, इसमें शामिल क्यों नहीं होती है? यहीं से तो विपक्षी एकता धराशायी हो जाती है ना फिर। चित्रा जी, ये विपक्षी एकता का प्रश्न नहीं है, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का है, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का है। दस्तखत सच्चाई नहीं हुए है ना उस दुरुपयोग वाले कागज पर आप लोगों के, कांग्रेस के। और दस्तखत से हस्ताक्षर के कोई जरूरत नहीं है, मजमून जो है उस मजमून में सब साथ है। जिस तरह दुरुपयोग है उस दुरुपयोग के मुद्दों पर हम है। हाँ, सच्चाई ये भी है कि दिल्ली की जो मुद्दे आए हैं, जो अभी तक चर्चा कर रहे थे हमारे साथी अरविंद केजरीवाल जी के भक्त यहाँ, इन भक्तों को कहिए कम से कम दिल्ली की जनता ईमानदारी के लिए आपको वोट देती, और किस तरह क्या दशा कर दिया इस प्रदेश की जनता का। झूठे वादे, पहले झूठे लोगों पर प्रचार करते थे, वो जी ये चोर है, वो जी ये ढोंगी है, वो जी ये बेईमान है। एक आदमी पर कार्रवाई आप लोग नहीं कर पाए पिछले 8-10 साल में। हमारी शीला दीक्षित जी आज नहीं है, उन पर कितने आरोप प्रत्यारोप आपने लगाए। अरे लेकिन उनके ऊपर भरोसा भी तो कर रही है अजय उपाध्याय जी, दिल्ली की जनता बार बार उनको चुनकर भेज रही है। अब तो एमसीडी में भी उन्होंने ज्यादा सीटें हासिल कर ली। चित्रा जी तो मोदी जी पर भी अभी 2 बार चुनाव जीत करके उनको भी भेजी। 2 करोड़ रोजगार लोगों को हर वर्ष मिल गए क्या? महंगाई कम हो गई क्या?
देश में स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन आ गए क्या? नहीं आए ना। तो उसके कालाधन बावजूद नहीं आया क्यों ना। चुने जा रहे हैं फिर ये लोग? यही तो सवाल है ना। ये सारे मुद्दे हैं, उसके बावजूद आप पर भरोसा नहीं करके इन्हीं पर क्यों? एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी, देश के लिए नरेंद्र मोदी। एकदम अच्छा प्रश्न किया। दोनों नौटंकीबाज हैं, दोनों ड्रामेबाज हैं, दोनों मायावी हैं और माया फैलाकर षड्यंत्र और झूठ का भ्रम फैलाया था। वो भ्रम का पोल इतने बड़े देश के नागरिकों के लिए अगर इस तरह की बातें आप कहेंगे कि भ्रम फैलाकर चुनावी पार्टियां जीत हासिल कर रही हैं, तो ये ठीक नहीं होगा सर। 15 लाख रुपए का वादा करके हाँ। वोट की बात की थी। देश में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में क्या कहा था? सभी चोर हैं, अपने चोर निकले, खुद चोर हैं। ये दिख रहा है इन लोगों का नाटक। एक लाइन में अरविंद वाजपेयी जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। ठीक है, एक लाइन में अरविंद वाजपेयी जी। क्लियर करना चाह रहे हैं। एक तो अभी हमारे एक साथी ने बताया कि पॉलिसी की वजह से पॉलिसी विड्रॉ कर ली। देखिए, पॉलिसी का झगड़ा नहीं है, पॉलिसी का फायदा हुआ, नुकसान हुआ, विड्रॉ हुई नहीं, ये नहीं है बात। पॉलिसी की जो कंडीशंस बनाई गई, वो कंडीशन जानबूझ के किसी के फायदे के लिए बनाई गई और उसके एवज में पैसे मिले, ये है क्राइम। इसको जरा क्लियर कर ले। क्राइम और क्राइम अदानी जी के लिए भी एयरपोर्ट्स का पॉलिसी चेंज किया है सर। अदानी के लिए तो इतना पॉलिसी चेंज किया है, अडानी के लिए भी जोड़ा पूछिए इनसे। चले ठीक है सर, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच के कविता से ईडी का कल सवाल जवाब कर पाएगी? वो आएंगी ईडी के सामने, पेश होंगी, समन जारी किया जा चुका है। इन सब के बीच दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और बीआरएस के गंभीर आरोप है, बीजेपी की ओर से पलटवार किया जा रहा है। ऐसे में आगे क्या होता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा।